Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1 बेसिकली डिविडेंड को लेकर हमने टॉपिक क्या करा, लिटिल बिट डिस्कस करा, जिसमें मैंने जस्ट ओवरव्यू आप लोगों को इस कंटेंट को लेकर क्या करा, प्रोवाइड करा। आज हम अपना बुकिश कंटेंट सेक्शन नंबर 123 बेसिकली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बट कल की हमारे डिस्कशन में आई थिंक सो हमारा लास्ट टाइम फ्रेम सा गोइंग ऑन था, जहां पे हमारी डिस्कशन चल रही थी एक फाइनलाइजेशन को लेकर कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज कैसे करती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस आप लोगों ने क्या करा, डिस्कस करा। और इवन हमारी डिस्कशन एजीएम तक जा चुकी थी कि सर एजीएम जो हमारी बेसिकली कंडक्ट होती है और दैट इज मैंडेशन। हर कंपनी को एजीएम कंडक्ट करवाना अपने आप में क्या है, एक लीगल मैंडेशन। मैंने कल जर्नल मीटिंग आपको दो तरह की बताई, एक होती है एजीएम, एक होती है ईजीएम। ए स्टैंड्स फॉर एनुअल, ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये नहीं पता कितनी होंगी, कब होंगी, एज रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब आपको चाहिए आप अल्टीमेटली पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग अपनी कॉल करवा सकते हैं। बट वन जर्नल मीटिंग इज वेरी फिक्स्ड, दैट इज एजी। ये तो सर होगी ही होगी, हर साल होगी, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली अपने आप में एक मैंडेटरी हैं। मैंने आपको कल एजीएम के अंदर दो तरह के बिजनेस बताए थे, थोड़ी सी डिस्कशन सुन लो क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। जो भी तुम्हारी एजीएम होगी, एजीएम पे दो तरह के बिजनेस क्या होते हैं, ट्रांजैक्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी, वन इज कॉल्ड एज, and second is called as, I am talking about the word business, not resolution. रेजोल्यूशन एक अलग चीज है, बिजनेस ट्रांजैक्ट होना एक अलग चीज। सर बिजनेस ट्रांजैक्ट होना मतलब मैटर्स टू बी डेल्ट, कि जो आप लोग मीटिंग करवाने जा रहे हो उस मीटिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके कौन से मैटर्स होंगे। मैं कहा जी कुछ तो ऑर्डिनरी होते हैं, और मैंने आपको ऑर्डिनरी के अंदर जस्ट नंबर वाइज बताए थे, टोटल कितने होते हैं जी, चार। पहली चीज, वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी। सर आम सी बात है, अगर एजीएम बुलाई गई होगी, ये चार काम तो आपके होंगे ही होंगे। आप उल्टा ये बताओ इसके अलावा कुछ करना है, क्योंकि ये चार तो मुझे पता है, ये चार तो वेरी फिक्स्ड हैं। अगर एजीएम बुलाई गई है, ये चार काम तो आपके होंगे ही होंगे। मतलब एजीएम पे एजीएम पे इन चार के अलावा अगर कोई भी मैटर डील किया जाएगा, कोई भी बिजनेस डील किया जाएगा, वो होगा ही कौन सा, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है क्या, सर ये जो एजीएम का तुम अपने मेंबर्स को क्या दोगे, नोटिस, कहने का मतलब इनविटेशन, क्या दोगे, बुलाओगे तो सही कि हमारे यहाँ पे एजीएम इस दिन को रखी गई है और आपको मेंबर्स को यहाँ पे पहुंचना है। तो जो भी तुम इनविटेशन दोगे, जो भी तुम नोटिस दोगे, वहां पे सवाल पूछा जाएगा कि सर मीटिंग के अंदर कौन सा बिजनेस होने जा रहा है, ऑर्डिनरी। फिर इस मीटिंग, इस नोटिस के अंदर कुछ बताने की जरूरत, वो तो पता ही है कि अगर एजीएम बुलाई गई है तो ये चार काम तो होंगे ही होंगे। मैं तुम्हें क्या एजेंडा बताऊं, क्या स्पेशली डिस्कस करूं, तुम्हें पता है एजीएम को क्यों बुलाई जा रही है, कुछ नहीं पता है, ऑर्डिनरी। हाँ बट अगर अगर तुम्हारी एजीएम में कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा, खाली नोटिस नहीं, नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, नोटिस के साथ क्या जाएगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या जाएगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नाम से खुद ही कह रहा है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या हुआ, जो मैटर्स, जो स्पेशल मैटर्स तुम्हारी एजीएम के अंदर क्या होने वाले हैं, डील, उनके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नोटिस के अंदर क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी। सर ये बात अपन कल तो डिस्कस नहीं करी, अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें रिलेटेबल हैं। तो आज बिल्कुल नया कंटेंट मिलेगा, कल वाले पे बेस, कल वाले पे बेस। हमने कल एक पॉइंट कहा था, पहली बात ये पर्पस क्लियर हुआ कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर। सर वो जो स्पेशल मैटर तुम यहाँ पे डील करने जा रहे हो आने वाली एजीएम के ऊपर, हमें पहले बता तो दो क्यों बुला रहे हो, हमें बता तो दो क्या ऐसा मैटर है जिसके लिए हमें बुलाया जा रहा है।
अच्छा, मौके पे तुम वहां बुला के कह दो ये भी बात थी, इस पे भी रेजोल्यूशन पास करो, इस पे भी वोटिंग करो, हमें पता ना सका, पहले बता तो दो। कहते फिर इनके बारे में इन्हें क्यों बताया? सर फिर वही बात, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब ही क्या है? आमतौर पे जब भी कोई एजीएम बुलाई जाती है, ये चार काम तो बड़े कॉमन, कि जिसके बारे में हर बार हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिनमें से नंबर वन, कल आपने लिखा था लेट डाउन, लेट डाउन या लेइंग ऑफ, मैं प्रॉपर वर्ड दे रहा हूं इसको वालों, लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड adoption by the members, by the members। अब कोई भी पर्सन अगर मेरा ये लेक्चर सुन रहा होगा, वो तो कहेंगे सर आपकी डिस्कशन तो कहाँ की कहाँ चली गई। बट हम जिस चैप्टर में जाने वाले हैं, डिविडेंड को लेकर बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों के लिंक मिलते हैं। तो मैं बात आधी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। ये थोड़ा सा कंटेंट आपका चैप्टर 7 का भी चल रहा है, सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। वहां पे आपको पर्टिकुलरली ये सारा कंटेंट, मैं तभी कह रहा हूं, मैं तुम्हारा काम नहीं बढ़ा रहा, मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चीजें सारी पहले क्या करनी पड़ रही हैं, एक्सप्लेन। बट तुम्हारे लिए हेल्पफुल क्या होगा, जब चैप्टर 7 में जाओगे, फिर आधे से ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी डन होगा। कि सर ये बात अपनी पहले लेक्चर में हुई थी। आपने बताया था दो तरह के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। स्पेशल के केस में खाली नोटिस नहीं जाएगा, नोटिस के साथ क्या जाएगी, जिसमें तुम उस मैटर को क्या करोगे, एक्सप्लेन, ताकि लोग जब मीटिंग पे आए सोच समझ कर आए, पढ़कर आए, मैटर के बारे में पता हो, सो दैट हम इजीली टाइमली कंक्लूड कर पाए। नहीं अगर इनको समझाने बैठ गया मौके पे कि भाई ये स्पेशल बिजनेस है, ये तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होने देंगे, मीटिंग जाके कब कंक्लूड होगी। इसीलिए लॉ ने क्या कहा, इनको पहले बताओ। बट चार ऑर्डिनरी बिजनेस में पहला क्या था सर, अभी कल अपन ने पढ़ा, दो वर्ड आए थे, अप्रूवल ऑफ द एफएस, अडॉप्शन ऑफ द एफएस। दोनों में फर्क है। अप्रूवल कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड अडॉप्शन कौन करते हैं, मेंबर्स इन द एजी, इन द। सो लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले ऑफ करना, रखना, एंड अडॉप्शन करवाना बाय द मेंबर्स इज द नॉर्मल कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स। पता है एजीएम बुलाई जाएगी तो वन ऑफ द काम ये हो गई होगा। नंबर टू, इसी के लिंक के साथ कल एक वर्ड मैंने बताया था, डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। क्या आपने एक वर्ड नोटिस करा, मैंने सिर्फ डेक्लेरेशन कहा, मैंने पेमेंट नहीं कहा। मैंने सिर्फ क्या कहा, तेरे चैप्टर का नाम क्या है, डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ। और एक कल तीसरा वर्ड आया था, रिकमेंडेड, प्रपोज्ड। तीन वर्ड आगे। सबसे पहले क्या होगा, प्रपोज्ड, रिकमेंडेड, फिर क्या होगा, डिक्लेयर्ड, फिर क्या होगा, पेमेंट। अब वन बाय वन इसके कंप्लायंसेस पढ़ेंगे जो कल हमने डिस्कशन करी। हु विल डिक्लेयर, सर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिविडेंड, की वो फाइनल डिविडेंड है या आपका एंटायर। क्योंकि एंटायरम डिविडेंड को तो डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है, बोर्ड। और उसका भी कारण था, कौन सा फाइनल है, पार्ट पेमेंट है, हो जाने दो, खुश होने दे, और कम से कम कंपनी अपनी मार्केट कैप्चर करेगी। हमने मार्केट को भी बांध के रखना है। आला कहता है ये तो डिविडेंड देते ही नहीं, कितने साल हो गए। इन दैट केस मुझे मार्केट में भी एक डिविडेंड स्टेबिलिटी बनाकर रखनी पड़ती। हम एक प्लस टू में टॉपिक पढ़ा करते थे बिजनेस स्टडीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉपिक था आपका, जिसमें तीन तरह के डिसीजन थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऐसे एक था डिविडेंड डिसीजन। तो वो डिविडेंड डिसीजन यही चीज है, कंपनी को ये भी सोचना पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ डिविडेंड दो। अगर इनको डिविडेंड देंगे मार्केट खुश रहेगी और हमें कैपिटल मिलती रहेगी। नहीं लोगों ने क्या करना है, मिंट मारना है, कैपिटल अपनी किसी और जगह लगा देंगे। अल्लाह कहता कुछ देते तो है नहीं, ना इनकी कैपिटल एप्रिसिएशन, ना तो शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे कि हमारी वेल्थ बढ़े, ना ऊपर से रेवेन्यू प्रॉफिट, ना डिविडेंड दे रहे। अल्लाह कहता जी आप तो कैपिटल लगा के फंस गए, एक काम कर, बेच, कहीं और चलते हैं। इसीलिए हमें मार्केट का ख्याल रखना पड़ता है। अब सुन, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसमें कहानी कल आपने क्या पढ़ी, एंटायरम को करो साइड पे, पहले बात करते हैं किसके ऊपर, एनुअल डिविडेंड। सर एनुअल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड को लेकर आपने वर्ड क्या सुना, कि फाइनल डिविडेंड जो होता है, पहली बात तो साल का, पूरे कंप्लीट ईयर का, जो अनाउंस कहां किया जाता है, एजीएम, एजीएम पे।
क्योंकि उधर से वर्ड आया था। एंटायरम कौन सा होता है? बिटवीन टू एज, बिटवीन टू एज। यहां वर्ड क्या बोल रहे हो सर? एजीएम पे डिक्लेयर कौन करते हैं? मेंबर्स। डिक्लेयर कौन करते हैं? एंड डिविडेंड के केस में रिकमेंड करने पे लायबिलिटी बनती है, डिक्लेयर करने पे लायबिलिटी? डिक्लेयर, अनटिल इट इज डिक्लेयर। रिकमेंड करने का क्या है? किसी का प्रपोजल है, नहीं माना, क्या बड़ी बात होगी? बोर्ड ने कहा जी 12%, 15%, मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास कर लिया हम डिविडेंड लेंगे ही नहीं, ना लो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पैसे थे, तुम्हारा प्रॉफिट था, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो ना सी। बट एक चीज का ध्यान रखना, जितना बोर्ड मैक्सिमम क्या करेगा? प्रपोज, रिकमेंड। आप लोग भी रेजोल्यूशन पास करते हुए एजीएम पे उस परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। मैक्सिमम अप टू दैट परसेंटेज ही आप क्या ले पाओगे? डिविडेंड ले पाओगे। अगर बोर्ड ने कितना रिकमेंड करा? 15%। अपनी किसी की हिम्मत नहीं है सर रेजोल्यूशन पास करने से कि मेंबर चाहे तो 20% कर दें, मतलब ही नहीं। जब बोर्ड ने रिकमेंड कितना करा है? 15। सर मैक्सिमम 15 या 15 से कम या जीरो, तो तुम लोग देखो, तुम्हारा मैटर है। हम तो बीओडी ठहरे, हमारा कोई मैटर नहीं। क्योंकि कल एक वर्ड आया था, ये एजीएम पे डिक्लेयर करेगा, कौन करेगा? मेंबर्स, बाय पासिंग। बाय पासिंग, पहली बात, ये डिक्लेयर करना अपने आप में कौन सा बिजनेस है जी? ये बिजनेस। अच्छा, डू आई मीन ऑर्डनरी बिजनेस मतलब ओआर, स्पेशल बिजनेस मतलब एसआर? इज इट सो कि रेजोल्यूशन भी वेरी डिफाइंड है, ऑर्डनरी वाले के लिए ऑर्डनरी, स्पेशल वाले के लिए स्पेशल? नो, दोनों चीजें अलग अलग है। सर बिजनेस ट्रांजैक्ट करना अलग चीज है, रेजोल्यूशन उसके ऊपर पास करवाना अलग चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन पास करवाना? बताओ। मंजूरी लेना उस चीज के ऊपर, जैसे अपन ना अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, थोड़ा लोकल पंजाबी है वो, मता पास करवाना। कि हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया। रेजोल्यूशन पास करवाने का मतलब, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनका राजीनामा लेना, उनकी मंजूरी लेना। नहीं कल को क्या कहेंगे? कंपनी तो जी तानाशाही करती है, अपने आप ही चलती है। मैं कहा जी अपने आप कोई नहीं चलती। हमें क्या बताया गया था? इसके लिए पर्टिकुलरली क्या पास करवाना पड़ेगा? ओआर, इन द कहां पास करवाना पड़ेगा? एजीएम, बाय द किसके द्वारा? मेंबर्स। मैंने कल एक छोटा सा वर्ड बताया था, रेजोल्यूशन। अभी तो एक ही लॉन्च करा था। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स कितनी तरह के होते हैं बच्चे? तीन। कितनी तरह के? तीन। ओआर, एसआर, और एक होता है यूनैनिमस। सुना कभी वर्ड यूनैनिमस? यूनैनिमस मतलब 100%, सारे लोग राजी होने चाहिए। और जिस सीक्वेंस में लिखा है ना, ये उसी सीक्वेंस में हार्ड है। सबसे इजी कौन है? ओआर। उससे हार्ड कौन है? ऐसा। सबसे हार्ड कौन है? अब यूनैनिमस सबसे मुश्किल है। लॉ पता क्या करेगा? जहां पे कोई चीजें ना तो मैंने हाँ करनी होगी ना मैंने ना करनी होगी, वहां पे वर्ड क्या लगा दूंगा? यूनैनिमस। कि एक काम करो, सारे लोग तुम बैठे हो, मान जाओ। अगर सारे लोग एग्रीड होंगे, मैं करवा दूंगा। लॉ क्या कहता? ना मैंने हाँ करी ना मैंने, अपने आप देखो। अब अल्टीमेटली अपने ग्रुप में से कोई ना कोई तो होगा जो कुछ नहीं कर सकता, ना तो कर ही सकता है। अब अल्टीमेटली इन दैट केस किसी एक ने भी ना कर दी, काम ही नहीं होगा। क्योंकि लॉ में रेजोल्यूशन कौन सा लिखा हुआ था? टू बी पास्ड यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब सारे एग्रीड होने चाहिए। मैं कहा जी दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम ही एक है, सबको एग्री करवाना। और फिर कहते हैं आप एक बात बताओ, लॉ ने हर जगह यूनैनिमस क्यों नहीं करा? कई जगह ओ आर बोला, कई जगह एस आर बोला, हर जगह क्यों नहीं बोला? सर फिर इस तरह से तो कभी लॉ का काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि सबको मनवाना कोई सौखा काम थोड़ी है। तो लॉ ने अपना डेकोरम भी रखा, जो हमें पता है कि काम ठीक है। कईयों को तो वैसी आदत होती है, कोई ना कोई तो पोपट लाल होगा, कैंसिल 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 कुछ तो करेगा। इन दैट केस पर्टिकुलरली आपा ने पंगा ही नहीं लिया। वहां पे मैंने यूनानिमस बोला ही नहीं, मैंने वर्ड क्या बोल दिया? एक काम करो, ओ आर पास करवाओ, मेजोरिटी जीतो, काम खत्म। कह तो जी बाकी माने नहीं, नहीं मानते ना से।
इतना कौन सा मैटर। अब इतना तो देखो, थोड़ा रिलैक्स तो मुझे भी करना पड़ेगा। हर चीज के लिए यूनानिमस अगर मैं लगा दूंगा, फिर तो काम कभी पूरे ही नहीं होंगे। हर छोटी बात को लेकर कोई ना कोई मना कर देगा, लो जी वो कभी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुए। पर मैंने कल एक वर्ड बताया था, ये जो वोटिंग चेक की जाती है, वोटिंग जो आप वोट करते हो, इन फेवर अगेंस्ट जो भी करते हो, सर पहली बात ये टोटल मेंबर बेस नहीं। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था, 100 मेंबर हैं जी मेरी कंपनी के। क्या मैं ओआर के लिए क्या चाहिए होती है, मेजोरिटी। ओआर के लिए क्या चाहिए होती है, मेजोरिटी इन फेवर देन अगेंस्ट, मेजोरिटी इन फेवर देन अगेंस्ट। क्या मैं 100 की मेजोरिटी चेक करूंगा? पहली चीज, सर 100 में से वोट किन्होंने करी, एग्जांपल ले रहा हूं, 100 में से वोट करी जी 90 ने, 10 तो आए ही नहीं। चलो ये तो हो गई बात, कितने बचे, 90। 90 की मेजोरिटी, 90 की मेजोरिटी, इनमें से वैलिड वोट्स और इनवैलिड, 90 में से ऐसे चमत्कारी पर्सन हमारे यहां पे निकले, 6 लोगों ने वोट ही खराब कर दी, ना हाँ में काउंट हुई ना ना। सर आपको मेजोरिटी पता कितने की फाइंड आउट करनी है, 84। ये क्वेश्चन है तुम्हारा जो ऑरली मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, कोई भी लाइन आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, हर चीज तेरे कंसेप्ट से रिलेटेड होगी। आपा पहले एक ब्रॉडर स्केल पे बात कर रहे हैं, पैरेलली दूसरे रूम में तेरा जेन 27 का बैच चल रहा है ऑडिटिंग का, 2 दिन हो गए सिर्फ ओपन हाउस। पहले सुन ऑडिटिंग है क्या, और उन्हीं 2 घंटों में 2 से ढाई घंटे हो गए 2 लेक्चर्स के अंदर, पूरा ऑडिट सार दिखाया, करना गया, ऑडिट होता गया, यहाँ पे वर्ड्स क्या चलेंगे। अब आज बुक शुरू करवाई पहले दिन, तोते की तरह पढ़ रहे थे। मजा आ रहा है सर, मजा अपने आप ही आएगा जब चीजें आपको पहले क्या कर दी, सारी रिवील कर दी। पहले चीजों के लॉजिक में जाओ, जब तक लॉजिक से नहीं पता। और आईसीए यही तो चाह रहा है कि हमें बुक वॉर्म नहीं चाहिए कि किताबी कीड़ा हो बच्चा पढ़ के पास हो, नहीं। अब आज की डेट में जो कंसेप्चुअली पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कैसे आने लग गए, आईक्यू बेस्ड, लॉजिक बेस्ड। क्या बच्चे में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन समझ पा रहे? उन्होंने क्या करना है, बुक छोड़ दे, इधर आ, मैं एक सीन दे रहा हूं, इस केस में बता क्या होना चाहिए। अब वहां पे तेरी जजमेंट इन चीजों से बनती, इन स्किल से बनती। अब यहां पे मैंने वर्ड बताया था जो चल रहा था, ओआर। ओआर के केस में बच्चे आपको क्या चाहिए होती है, मेजोरिटी मीन सिंपल मेजोरिटी, इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है, सिंपल। बट सर एसआर, मैं तो नाम ही अलग है, स्पेशल, इससे कुछ तो अलग होगा। यहां मेजोरिटी सिंपल नहीं, यहां मेजोरिटी कितनी चाहिए होती है, 3/4 मेजोरिटी। कितनी चाहिए होती है, 3/4 माने जितने भी तेरे लोग वैलिड वोट्स करेंगे ना, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 3/4 वोट क्या होनी चाहिए फेवर में, बाकी चाहे अगेंस्ट हो चलेगा। सिंपल वर्ड, 75%। कितना जी, 75। 75% ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट फेवर में होनी चाहिए, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। और इधर वाले में यूनानिमस में कितनी चाहिए होती है जी, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। अब ये चीज भी कहीं ना कहीं काम आती, तो चलो बात कर ही ली। इधर आओ, नंबर थर्ड, ऑर्डनरी में सर थोड़ा और बता दो। आपने कहा था टोटल 4, 2 तो मैं समझ गया। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। नंबर 4, यही सेम पॉइंट, यही सेम पॉइंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। ये 4 पर्टिकुलरली मेरे ऐसे काम है जी, अगर एजीएम बुलाई गई है ना, दैट श्योर ये 4 तो होंगे। उल्टा वो ये पूछेंगे, इसके अलावा बताओ जी कुछ कर रहे हो। अगर तो इसके अलावा कुछ करोगे, वो होगा ही कौन सा बिजनेस, स्पेशल। अच्छा एक मेरा बेसिक पॉइंट बताओ, ईजीएम पे कौन से बिजनेस डील होंगे, ऑर्डिनरी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी होते ही किस पे, एजेंट। और जिसका नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
नाम ही बता रहा है सर, वो आम मैटर नहीं होगा, वो कौन सा होगा? स्पेशल। वन ऑफ द बेसिक पॉइंट कि एक तरफ बोल रहा है भाई ईजीएम बुलाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नेचुरली कोई आम बात नहीं होगी, कोई स्पेशल बात होगी। पर मेरा बस एक पॉइंट याद रख लेना, अगर तुम कोई भी नोटिस दोगे जर्नल मीटिंग का कोई भी नोटिस, इवन फॉर एनुअल, इवन फॉर ईजीएम, देना तो पड़ेगा, बुलाना तो पड़ेगा। इनविटेशन दो ना, मेंबर कैसे आएंगे? देना तो पड़ेगा। बस एक चीज का ख्याल रखना, अगर तुम्हारी उस आने वाली मीटिंग में, होने वाली मीटिंग में स्पेशल बिजनेस क्या होंगे? ट्रांजैक्ट, देन अकेला नोटिस नहीं, नोटिस के साथ क्या जाएगी? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? सर यू हैव टू एक्सप्लेन द मैटर इन द नोटिस, टू बी अनेक्स्ड विद और अटैच विद, लगा साथ में। मौके पे नहीं कुछ बताना कि सर ये भी कर लेते हैं, ना ना ना, पहले बता, ताकि अगला प्रिपेयर होकर आए, उस चीज को लेकर पढ़कर आए, अपना मन बनाकर आए, क्या वोटिंग करनी है क्या नहीं करनी। दैट इज नाउ सर, कम टू द पॉइंट, सीधा बुक में चलते हैं जी, इधर आइए, फर्स्ट पेज पे आइए अपने, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ, पढ़िए वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। मैंने कल आपको बताया था सर, इवन ये आपके बुक का भी चैप्टर नंबर कौन सा है? 8, और कंपनीज एक्ट का भी कौन सा है? चैप्टर नंबर 8, जिसमें एक मार्जिनल हेडिंग्स के जरिए आपको सेक्शन गिवन है कि टोटल इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको कितने सेक्शन मिलेंगे जी? 5, 123 से लेके 127। सर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू द डिविडेंड, डिविडेंड है क्या, एंड डिविडेंड कितनी तरह के होते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर कौन करेगा, ईच एंड एवरी वर्ड। पहली बात, इसको प्रोनाउंस करना, क्या प्रोनाउंस करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 30। सिर्फ सेक्शन 2 के केस में, सिर्फ सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 2 हर एक्ट का कौन सा होता है? डेफिनेशनल सेक्शन। कौन सा होता है? डेफिनेशन के अंदर होते हैं क्लॉज। अगर मैं वर्ड दो की जगह कुछ और कर दूं ना, ये सब सेक्शन होता है। लाइन क्या होती है? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, समझे? बट सेक्शन 2 कौन सा होता है? डेफिनेशन से रिलेटेड, और इसके अंदर सब सेक्शन नहीं होते, क्या होते हैं? क्लॉज। दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 35। आगे कोई भी आएगा ना, नेक्स्ट वन कुछ भी आएगा, मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? सब सेक्शन, क्योंकि लाइन क्या होती है? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। क्लियर? लाइक सबसे पहला वर्ड पढ़ो जी, डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। हाँ जी, फलक पढ़ना चाहिए। डिविडेंड इंक्लूड्स, पहला वर्ड डिविडेंड इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ है? एनी एंटायर डिविडेंड। कि मैं इस चैप्टर में जहां भी वर्ड डिविडेंड अकेला भी यूज करूंगा ना, डिफरेंशिएट मत करना, फाइनल की बात कर रहे हो या एंटायरम की। मैंने चैप्टर 1 स्टार्टिंग करते ही बता दिया था, स्टार्टिंग करते ही बता दिया था कि डिविडेंड वर्ड इंक्लूड्स एंटायरम, कि आगे जहां कुछ भी तुम वर्ड डिविडेंड को लेकर पढ़ोगे ना, साथ में वो प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एंटायरम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। पढ़िए, द टर्म एंटायरम डिविडेंड मीन्स, हाँ जी, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन, किसके बीच में? टू एजीएम, दो एजीएम के बीच में, क्योंकि एजीएम पे जो डिक्लेयर होगा वो तो एनुअल होगा, और दो एजीएम्स के बीच में जो डिक्लेयर होगा वो कौन सा होगा? एंटायर। सर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? ये जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करने की बात कर रहे हो, उसका प्रोसीजर बताओगे? मैं कह जी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वो फाइनल डिविडेंड है या, देख एंटायरम के केस में पढ़ियो वर्ड क्या लिखा हुआ है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय द, डिक्लेयर्ड बाय द, वर्ड ही क्या बोल दिया? रिकमेंडेशन है ही नहीं, सीधा वर्ड इज डिक्लेयर, क्योंकि डिविडेंड कौन सा था? एंटायर। कि सर कोई बात नहीं, पार्ट पेमेंट ही है, ले लेने दो। आपका कौन सा? फाइनल दे दिया। फाइनल देने की हिम्मत बोर्ड में नहीं। फाइनल कौन देगा? मेंबर्स देंगे, एजीएम पे देंगे और ओआर पास करके देंगे। मेरे में वो हिम्मत नहीं है जी, मैं तो कल्ला एंटायर दे सकता हूं। पढ़िए सर, देन व्हाट इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड? पढ़िए, फर्स्टली, हाँ जी, पहली चीज, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द, क्या होगा? रिकमेंडेड, which means proposed, कि डिविडेंड सिर्फ आपकी ओर से क्या किया जाएगा? प्रपोज किया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा, तुम्हारा गेम खत्म। आगे कौन देखेंगे? मेंबर्स। द मेंबर्स इन द, पहली बात वर्ड इन द एजी, मे डिक्लेयर। व्हाई मे वर्ड इज यूज्ड? ऐसा जरूरी नहीं होता कि पर्टिकुलरली अगर मान लो बोर्ड ने रिकमेंड करा 12%,
कि सर डिविडेंड तो देना पड़ेगा, 12 दो, 12 से कम दो, देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इज इट सो? या मेंबर ये भी कह सकते हैं हम डिविडेंड लेंगे ही नहीं, चॉइस है। तभी वर्ड क्या बोल रहा है, मे। उनकी इच्छा है जी। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम तो रिकमेंड करके चले गए कि 12% ले सकते हो। लेना है नहीं, ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, कम लो, जो भी है, ज्यादा की पावर तो है ही नहीं। पढ़िए, द मेंबर इन द एजीएम मे डिक्लेयर द डिविडेंड, यस प्लीज। Dividend by passing over. हाँ, Declared of declaration declaration of dividend at an AGM is an item of of ordinary business. आगे सारे वर्ड्स कि अल्टीमेटली सर, और ये मैटर डील करना एजीएम पे कोई बाहर का काम नहीं, कोई स्पेशल काम नहीं, रोज का काम है, ऑर्डिनरी काम है। और द मेंबर मे रिड्यूस द रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, बट दे कांट इंक्रीज इट। इसको इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है जी। कम बेशक कर लो, मेरे चाहे जीरो कर ले, ना लो, कम लो, इक्वल टू लो, बट इसको इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है। ये पावर किसने दी? रेगुलेशन 80, रेगुलेशन ऑफ दी, क्या लिखा हुआ टेबल। मैं जरा सी बात आपके फाउंडेशन में लेके जाऊंगा। मेमोरेंडम को लेकर शायद आपने टेबल सुने होंगे, ABCDE, ये मेमोरेंडम के होते हैं। FGHIJ, ये किसके टेबल होते हैं? आर्टिकल्स। टेबल F, आर्टिकल्स का कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल किन के ऊपर लगता है? जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल होती। ये उसी टेबल एफ की रेगुलेशन 80 के में लिखा हुआ है। आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आप इंक्रीज नहीं कर सकते सर। मैक्सिमम लेना उतना ले लो जितना बोर्ड ने क्या करा, रिकमेंड करा है, बट इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। नाउ सर, ये तो था हमारा प्रीवियस कंटेंट जो अपन ने कल वाले पार्ट में अभी तक क्या करा, डिस्कस करा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 123। 123 पहली बात तो डील किस में करता है जी? कंडीशंस फॉर, कंडीशन फॉर किसकी? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ। मैं बताऊंगा कैसे डिविडेंड आपने डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के सोर्सेस क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगे, आपको कंप्लायंसेस क्या करने पड़ेंगे, एंड उसकी पेमेंट कितने दिन में करनी है, कैसे करनी है, मैं बताऊंगा। ये सारी कंडीशन आपके 123 के अंदर गिवन है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड? आप डिविडेंड कहां से दे सकते हो? नॉर्मली पहला वर्ड कम्स इनटू माइंड, प्रॉफिट्स। सर प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं। मैं कहा जी प्रॉफिट कौन से? प्रॉफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। और देख वर्ड क्या लिखा हुआ साथ में, और मींस या फिर, और मींस या फिर, या तो करंट ईयर में, वैसे सबसे बढ़िया चीज करंट ईयर में से जिस साल का डिविडेंड उसी साल के प्रॉफिट में से दे दो, बात ही खत्म। कहता बट अगर सर करंट ईयर के प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हुए, करंट ईयर के प्रॉफिट्स इतने सफिशिएंट नहीं है जितनी कमिटमेंट तुम आगे कर चुके हो, कहते फिर क्या है? पास्ट प्रॉफिट भी तो पड़े हैं, और वो पास्ट प्रॉफिट पे भी तो किन का हक है? इन्हीं लोगों का। दे दो, फिर क्या हो गया। और फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर्स, जरूरी नहीं कि पिछले साल में से ही, पिछले सालों के जो भी प्रॉफिट पड़े होंगे। आप वर्ड बोलते हो सरप्लस अकाउंट, आप वर्ड बोलते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सर जितना बैलेंस पड़ा होगा वो भी तो इन लोगों का ही है, अगर उसमें से भी मैं बांट दूंगा, क्या ही हर्ज हो गया, क्या ही दिक्कत होगी? इनका पैसा इन्हीं को तो दे रहा हूं। वो भी क्यों? करंट ईयर के प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं थे। मेरी पहली नजर तो हमेशा किस पे थी? करंट ईयर पे। सर एडिक्वेट नहीं थे, मैं कमिटमेंट ज्यादा कर चुका, मैंने मार्केट भी तो देखनी है। चाहे बेशक मेरे पास आज प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, बट पड़े तो हैं, आज नहीं है, पड़े तो हैं, और इनका पैसा इनको ही दे दूंगा, क्या दिक्कत क्या है इसमें? कोई भी नहीं सर। अच्छा, एंड रिमेनिंग क्या थे? दैट मीन्स आपका किसका पार्ट थे वो? तुम्हारे रिजर्व्स का। सर फिर क्या हो गया? इनका ही पैसा है। या फिर फ्रॉम, अब इस पे थोड़ा डिटेल पे आ, मैं कह रहा हूं सर। अच्छा, और बोथ मीन्स, और बोथ मीन्स, हाँ, थोड़ा इसका थोड़ा उसका, दोनों मिलाकर दे सकते हो। डन। मेरे को ये बता, करंट ईयर में लॉस है, करंट ईयर में लॉस है, कंपनी वांट्स टू गिव डिविडेंड, कंपनी क्या देना चाह रही है? क्या दे सकती है?
सिंपल वर्ड, यस या नो? दे सकती है? यस, क्यों? सर आपने वर्ड पढ़ा नहीं ध्यान से, क्या लिखा हुआ था? मैंने कब कहा कि करंट ईयर में प्रॉफिट होना जरूरी है? करंट ईयर में प्रॉफिट ना भी हो, कोई नहीं सर, प्रीवियस ईयर के पढ़े उनमें से दे देंगे। और या फिर मैं कह रहा हूं, मान लो सपोज करंट ईयर के प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, फिर क्या करो? बस प्रीवियस वाले आधे आधे नहीं, कोई रेशो है? रेशो तो नहीं है। पहली प्रायोरिटी, जितने पढ़े हैं पहले वो यूज कर, बाकी कहां से ले ले? और बहुत, समझे ना वर्ड? लॉ को समझना है तो टेक्स्ट समझ, कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। और जितनी पार्टिसिपेशन तुम लोग रखोगे, तुम्हारा लॉ तुमसे पूछूंगा, चाहे बेशक तुमने सुना भी नहीं हुआ, पढ़ा भी नहीं हुआ, पर कॉमन सेंस तो है कि जेन्युइनली क्या होना चाहिए सर वहां पे, ये पॉइंट होना चाहिए, चलेगा भी उसके अकॉर्डिंग। सुन, अच्छा, क्या सोर्स एक ही था प्रॉफिट्स? नहीं, बी पॉइंट भी तो है। बी पॉइंट क्या कह रहा है? मनी प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा? सीजी। सीजी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय इट। कि अगर सर गवर्नमेंट ने गारंटी दी होगी डिविडेंड देने की, फिर गवर्नमेंट पैसा देगी। मैं कह रहा हूं जी, प्रॉफिट ना मेरे पास आज के ना पुराने, बट गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, कंपनी में शेयर कैपिटल लगाओ, हम आपको डिविडेंड देंगे। जबकि करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं, ना पास्ट ईयर के प्रॉफिट पड़े, कुछ नहीं है। इन दैट केस हु विल पे? गवर्नमेंट। देन द मनी प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा? सीजी और एसजी, इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय। फिर अगले गारंटी दी है, चुकाया अगला पैसा। गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट देते, हमें क्या? हाँ, 99%। व्हाट इज द सोर्स? व्हाट इज द सोर्स? प्रॉफिट्स। बट नॉट ओनली प्रॉफिट्स। यही क्वेश्चन ना पेपर में आया। आपको स्कैनर जब मिलेंगे, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। मैं काफी क्वेश्चन तो ना ओरली बता दूंगा, आप पढ़ने को तुम्हें स्कैनर में से मिलेंगे। जब आप पढ़ोगे वहां पे क्वेश्चन पता क्या आया? अपन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आईसीआई से कि वो पता नहीं क्या हार्ड लेवल पूछेगा, सीए का पेपर है, सीए का पेपर है, पता नहीं क्या ही पूछेंगे। वो कई बार बड़ी बेसिक सी चीज पूछ लेते हैं। उसने पहला बेसिक पॉइंट पता क्या पूछा? बाकी सब छोड़, ये बता डिविडेंड देते कहां से? एंड अक्सर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, पता नहीं माइंड सेट बना होता है, वर्ड ही क्या निकलता मुंह से, सर प्रॉफिट्स। बच्चे ने कल ये लिख दिया, जबकि सेक्शन क्या, सोर्स कल प्रॉफिट कह रहा है? नहीं, क्या कह रहा है? मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसडी इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय। ये भी तो सोर्स है, ये भी तो सोर्स है। सो दिस इज द प्रोविजन। पहला वर्ड करंट ईयर के प्रॉफिट्स, दूसरा वर्ड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स जो रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, और तीसरा बोथ। सर ये तो प्रॉफिट्स को लेकर हुआ, बाकी कोई अगर गवर्नमेंट की गारंटी होगी तो सीजीएसजी देखे, अपने आप ही पे आउट करे। नंबर टू, सर व्हाट इज द मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स? क्योंकि आपने सोर्स में वर्ड बोल दिया, प्रॉफिट्स में से देंगे जी। प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट निकालने कैसे? क्या जो मैं एसपीएल बनाता हूं, जो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं, डू यू मीन दैट? कहता ना ना ना, वो नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। 123 कहता मैं बताऊंगा डिविडेंड्स का देने के लिए प्रॉफिट का मतलब क्या है, मैं बताऊंगा। तुम तो एसपीएल में पता नहीं क्या कुछ चार्ज करके रखते हो एज पर अकाउंटिंग। मैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मैं लॉ के अकॉर्डिंग चलूंगा। ये कहता मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट क्या होगा, मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन शैल बी क्या होनी चाहिए? प्रोवाइडेड सो एज टू कंप्यूट द। अब यहां पे ना तुम अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं, कुछ वर्ड मैं इनकम टैक्स के थोड़े बता रहा हूं। एज पर इनकम टैक्स बुक्स में जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है, उतने तक ही आप मैक्सिमम क्या डाल सकते हो? डेप्रिसिएशन। एंड जो नहीं डाल पाए, जो नहीं क्लेम कर पाए, बुक्स में नहीं डाल पाए क्योंकि प्रॉफिट्स ही नहीं थे, उसको वर्ड बोलते हैं अनएब्सॉर्ब्ड। क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड। कहता मेरी बात सुन लो, अब कईयों का ना एक्स्ट्रा दिमाग चलता है, किस बात को लेकर? सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो है, और मेरे मुताबिक, और कई लोग आते हैं ना, सर नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कौन सा खर्चा हुआ, ये तो फिर प्रॉफिट में आने नहीं चाहिए। मेरी बात सुन ले, प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम डेप्रिसिएशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए?
प्रोवाइडेड फॉर। मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरे कैश एक्सपेंस या नॉन कैश, मेरे को मतलब है कि डेप्रिसिएशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड फॉर। एंड अगर डेप्रिसिएशन तूने प्रोवाइड नहीं करी, ऐसे ही प्रॉफिट बांट दिए, गलत करा, 123 का क्या करा, नॉन कंप्लायंस, देन जो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी वो अलग। सो मेरे मुताबिक डेप्रिसिएशन इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस, माइनस होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगला वर्ड क्या बोल रहा है, शैल बी, होना चाहिए। आगे, एंड इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग, क्या लिखा हुआ है, अनरियलाइज्ड गेन्स, जो गेन्स आपने कमाए ही नहीं, नोशनल गेन्स, अनरियलाइज्ड गेन्स। सर आप उसको प्रॉफिट्स में बुक करके बैठो, जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। अब मैं कह दूं, मान लो सपोज ये बिल्डिंग 10 करोड़ की है जी, 12 करोड़ की होगी, 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, नहीं 2 करोड़ तुझे मिले थोड़ी हैं, मिलेंगे किस दिन, जिस दिन इसको बेचेगा, जिस दिन बेचेगा उस दिन बात करेंगे। तुमने क्या करा, 2 करोड़ से प्रॉफिटेबिलिटी राइज कर ली, कि अपना जी गेन हो गया, कौन सा गेन हो गया, ये तो नोशनल गेन है, ये तो अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, और ये कौन सा मिला है। और वैसे ही देख, ख्याली पुलाव, मिला कुछ है नहीं, हाथ में कुछ आया नहीं, लोगों को डिविडेंड बांट दिया। मैं कहा तुम अलग लेवल के मूर्ख प्राणी हो, और पहले पैसा आ तो जाता, 2 करोड़ तेरे पास आते, तू बांट लेता, किसी ने रोका नहीं। पर जब तक वो कौन सा गेन है, अनरियलाइज्ड, मिला कुछ नहीं, आगे बांटी जा, पहले आ तो जाने दे। अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, नोशनल गेन्स हैं, या कोई रीवैल्यूएशन ऑफ, एंड एनी चेंज इन द, किसमें, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, वही रिवैल्यूएशन। आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, आप उसको प्रॉफिट मानने जा रहे हो, तो सर जी प्रॉफिट मिल तो जाने दो। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कैश प्रॉफिट, जो सच में तूने कमाए होंगे, ना कि जो मैं कमाऊंगा पहले बुक करके बैठ गए, जिस दिन मिलेंगे उस दिन बात करेंगे। आप ऐसे ही अपना एसपीएल शूट करी जा रहे हो, मैं तो उल्टा कहूंगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी इसको बाहर निकालो, क्यों फालतू का टैक्स दे रहे हो, जो आज 10 वाली 12 की हुई है, कल को 12 वाली 10 की भी तो हो सकती है। जिस दिन बेचेंगे, जिस दिन मिलेगा, उस दिन बात करेंगे, उस दिन एक्चुअल प्रॉफिट बुक करना, कि हाँ जी सचमुच में कमाया। नाउ पढ़िए, और ऑफ अ लायबिलिटी ऑन मेजरमेंट ऑफ द, क्या लिखा है, एसेट और लायबिलिटी एट द, क्योंकि अकाउंट्स आपको क्या कहता है कि आप कुछ एसेट्स को उसकी फेयर वैल्यू पे क्या करो, रिकॉर्ड। तो जब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, वैल्यू प्लस माइनस होएगी, तो उसको बुक्स में जगह दे दे। कहता मेरी बात सुन, मैं तेरे एसपीएल के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, ले आए मेरे पास एसपीएल की, ये मेरा प्रॉफिट है, मैं नहीं मानता इसको, इन चीजों को ट्रीट कर, शैल बी, शैल बी, बाहर निकाल, मैं नहीं मानता। यार प्रॉफिट कमाया नहीं, हाथ में कुछ आया नहीं, आप नेक्स्ट आके लोगों को डिविडेंड बांटे जा रहे हो, मेरे को तो आपकी समझ नहीं आ रही आपकी कंपनी है क्या। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पास्ट ईयर लॉसेस, पास्ट ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन टू बी क्या करनी है। अब ये कहानी कौन सी चल रही होगी, ये सिनारियो कौन सा चल रहा होगा, जब जब करंट ईयर आप ताजा ताजा किस में आए हैं, प्रॉफिट्स में, अब तक क्या हो रहे थे, लॉसेस, अब तक क्या हो रहे थे, लॉसेस। नहीं वैसे खुद देखो, जेन्युइन देखो, कंपनी को शर्म नहीं आनी चाहिए, आज ताजा ताजा 2 पैसे क्या कमा लिए, ज्यादा उछल रहे हैं, डिविडेंड बांट रहे हैं मेंबर्स को। पहले अपना पास्ट को सही कर लो, पास्ट के तो तेरे लॉसेस बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन पास्ट की अनअब्सॉर्ब्ड पड़ी है, वो तो अभी सेट ऑफ नहीं हुई, और तू चला भाई आज वाले प्रॉफिट में से इनको क्या बांटने, डिविडेंड। अच्छा दूसरी चीज, क्या लॉ ने मना करा कि नहीं जी आप ताजा ताजा प्रॉफिट्स में आए हो, करंट ईयर में डिविडेंड नहीं बांटना, क्या मना करा। मैंने जस्ट एक कंप्लायंस कहा, क्या कंप्लायंस कहा, पहले जो तूने आज कमाया है, जो तूने आज कमाया, पहले इसमें से प्रीवियस ईयर के लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन क्या कर ले, सेट ऑफ कर ले। मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं, मेरे चाहे सारा बांट दी, पर पहले उसको सेट ऑफ कर। जब तक तू उसको सेट ऑफ नहीं करता ना, मैं तुझे आगे चलने नहीं दूंगा। यार खुद भी सोचो, आज नया पैसा देखा नहीं, नई दौलत देखी नहीं, बिगड़ गया ईमान। और ऐसे तो मेंबर को भी शर्म आनी चाहिए, कि भाई तुम लोग डिविडेंड खा रहे हो, पहले अपना पास तो देख लो, क्या हालात थे तुम्हारे, 2 साल से 3 साल से तुम किस में थे, लॉसेस में,
उल्टा तुझे ये बचा कर रखने चाहिए। समझे ना पॉइंट? बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देख सिंपल सी बात, लॉ कहता मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस एक है, पहले प्रीवियस वाला सेट ऑफ कर दे, सारा रिकॉर्ड क्लीन कर ले, मेरे चाहे जो बचाना, जो बचा सेट ऑफ करने के बाद जो बचा सारा दे दे, सारा उठा के ले जा, कोई परवाह नहीं है, पर पहले मेरा कंप्लायंस पूरा करो। बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, द फॉलोइंग शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के प्रॉफिट में से। मतलब अगर मैं इसको सिनारियो दोबारा बताऊं, ये कौन सा सिनारियो है? जब करंट ईयर ताजा ताजा किसमें आए हो? प्रॉफिट्स में। अब तक क्या हो रहे थे? अगला कहता है जी बांटो, जी सदके बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले पुराना रिकॉर्ड क्या करो? क्लीन। जब तक पुराने डेप्रिसिएशन, पुराने लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जाता, वो तो पेंडिंग पड़े। नहीं, उनको पूरा कौन करेगा, उनको एडजस्ट कौन करेगा? आप तो बिल्कुल ही हद कर दी। पढ़िए, कौन से? लॉसेज ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नॉट प्रोवाइडेड फॉर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नॉट, इसके सामने लिख ले, दैट इज अनएब्सॉर्ब्ड। अनएब्सॉर्ब, अनएब्सॉर्ब्ड। और वर्ड समझ में आया? अनएब्सॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? वो डेप्रिसिएशन जिसको लास्ट ईयर बुक्स में जगह, उसका कारण सर प्रॉफिट नहीं थे। इनकम टैक्स में इसको वर्ड क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड। क्या वर्ड बोलते हैं? ये उसी की बात। मैं कहा देख भाई, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है कि अपन क्यों बांटेंगे, पहले लॉस में बांट, बस पुराना रिकॉर्ड क्लीन कर। जितने तेरे प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं, जितने तेरे प्रीवियस ईयर की अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, क्लियर कर दे, जितना बचाना सारा बांट दिया, मेरे को फिर कोई परवाह नहीं है। एंड ये जो बार बार आप कह रहे हो जी डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, व्हाट इट मींस? इट शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल नंबर। सर कंपनीज एक्ट के, सुन लो, कंपनीज एक्ट 2013 के टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। कितने हैं जी? जिनमें से शेड्यूल नंबर 2 किसका है? डेप्रिसिएशन। मैंने आपको कल एक बात बताई थी वो रूल्स वाली, कि मोस्ट ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट इतना एक्ट में एक्सप्लेन नहीं है, सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं है, जितना कहाँ एक्सप्लेन है? रूल्स में। सेम ऐसे ही शेड्यूल्स। ये अगर इनसे पूछे क्या डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी, कितने रेट पे लगेगी, कितने साल की लाइफ होगी, क्या मैं नहीं बता सकता था? सेक्शन 123 नहीं बता सकता था? बता सकता था, पर मैंने पंगा नहीं, कि मेरा जब छोटा भाई, शेड्यूल नंबर 2 मेरा ही पार्ट है, एक्ट का ही पार्ट है, एंड देर आर टोटल 7 शेड्यूल्स। इस एक्ट के साथ कितने शेड्यूल हैं? 7। 7 के साथ अलग अलग प्रोविजन बताते हैं, जिनमें से शेड्यूल नंबर 2 किसका है? डेप्रिसिएशन। मैं कहा जी मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरा शेड्यूल 2 है। ये जो मैं कह रहा हूं ना ऊपर 123 में, कि आपकी डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर होनी चाहिए, वो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है एज पर शेड्यूल 2? नहीं पता क्या है? आप अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाओ। मैं कहा मन मर्जी नहीं, सेक्शन में पढ़ क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2, वो भी मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं तुझे अलाउ करवाऊंगा डिविडेंड देने। अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, अकाउंट्स में तो डिविडेंड वर्ड है ही कुछ नहीं था, ना कभी समझा उसको ऐसा, सिंपली ट्रीट करा, चल साइड पे। अभी ये डिक्लेयर करने तक ही इतना कुछ करवा रहा है, आगे तक कहाँ जाएगा? ये होता है बैक एंड, कि सर बैक एंड के कंप्लायंसेस सारे क्या करने पड़ते हैं? पूरे करने पड़ते हैं, और ये हम लोगों का काम है, प्रोफेशनल्स का। कंपनी में हम लोगों को हायर किया जाता है फॉर दिस, कि अल्टीमेटली सर ये कंप्लायंसेस पूरे करवाओ। लो जी पहले यहां तक पढ़ो, देन आगे एक नया कंसेप्ट करते हैं इसके बाद। पढ़िए फटाफट, करिए फास्ट। बी क्विक। देन आगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व्स। बड़ा अच्छा कंसेप्ट आएगा। मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स, सोर्स ऑफ डिविडेंड,
कैपिटल इन्वेस्ट करने पे कि आप पैसा लगाओ हम आपको डिविडेंड देंगे। अब जिसने गारंटी उठाई है फिर कल को पैसा दो, प्रॉफिट्स होंगे तो वहां से, नहीं तो फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसडी। नेचुरली वो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होगा, प्राइवेट कंपनी में कोई गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी? गवर्नमेंट कंपनी में लोग जल्दी जल्दी पैसा लगाते नहीं ना। उसका कारण गवर्नमेंट तो खुद से नहीं संभाल पा रही अपने आप को। नेक्स्ट आगे पर्टिकुलरली हमें क्या डिविडेंड देगी वो? फिर गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं, इंसिस्ट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटियां देती हैं कि जी आप पैसा दो, क्योंकि गवर्नमेंट भी काम करने, आप पैसा लगाओ, हम गारंटी देते हैं कि आपको ईयर बाय ईयर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो दैट इज गवर्नमेंट गारंटी। चलें जी नेक्स्ट वर्ड पे बोलो। सुनिए, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अब ये प्रोविजन क्या है? ये ना कंसेप्ट इन्होंने पुराने कंपनीज एक्ट से उठाया हुआ है। पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में तो एक प्रॉपर प्रोविजन हुआ करती थी, इवन एज पर स्लैब। इतने परसेंट डिविडेंड दे रहे हो तो इतने परसेंट प्रॉफिट का आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्लैब वाइज। स्लैब वाइज कि अगर आप डिविडेंड 0 से 5 दे रहे हो, 5 से 10 दे रहे हो, 10 से 15 दे रहे हो, इतनी इतनी परसेंटेज आपको रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कुछ नहीं ऐसा, वो पुराना एक्ट था। नए एक्ट ने आके इसको खत्म कर दिया। नए एक्ट ने वर्ड क्या बोला? ट्रांसफर टू रिजर्व करना इज नॉट, मतलब इट्स ऑप्शनल। सर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है, कर लो, हमारे अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं। हमारे अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग तो पर्टिकुलरली क्या है जी, ऑप्शनल है, करना है तो कर लो। वो भी क्यों? एप्रोप्रिएशन है ना। आउट ऑफ प्रॉफिट्स आप लोग डिविडेंड दे रहे हैं, तो पहले कहते थे रिजर्व भी मेंटेन करा करो, थोड़ा बहुत रखा करो। अब ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शनल है, करना है कर ले, नहीं करना ना कर। और अगर करोगे भी सच परसेंटेज, जिसका कोई नाम नहीं, सच परसेंटेज एज द कंपनी में डीम, क्या लिखा हुआ है, फिट, व्हाट इट मींस, जो कंपनी को सही लगे। हम नहीं बीच में पड़ेंगे, हम कुछ नहीं बता रहे। तेरा मन करता है कर ले, नहीं मन करता ना कर। और अगर करेगा, कितना परसेंट करेगा, भाई तेरे को जो समझ में आए। हमारे लिए तो ये ऑप्शनल। अब इस पे केस स्टडी आती है कि कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर दिस, बट उनके मेंबर्स का कहना है कि वो इस चीज पे। मैं कहा सर इतना तो मैटर है ही नहीं, लॉ ने तो इस चीज को क्या कह दिया, ऑप्शनल है यार, करना है कर लो, नहीं करना ना करो। और अगर करोगे भी कितनी परसेंटेज करोगे, तुम्हारी इच्छा। हम तो ये भी नहीं बता रहे। नो, ये तो चलो हो गया साइड पे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका चैप्टर नंबर 8 के अंदर अगर कोई है, पहला कंटेंट ये, दैट इज डेक्लेरेशन एंड, क्या सॉरी, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कहां से? मुझे कॉमन सेंस बताना, मेरे बेसिक बेसिक जवाब देना। आपने अभी पीछे सोर्स पढ़े, मुझे एक बार सोर्स दोबारा बताना। डिविडेंड के सोर्स क्या थे? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कौन से प्रॉफिट्स? करंट ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और बोथ। चलो मनी प्रोवाइडेड एक अलग है, छोड़ दो। मुझे जेन्युइन सेंस बता, मैं डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व कब दूंगा? जब जब लॉसेस होंगे और प्रॉफिट इनसफिशिएंट। दो ही केस, दो ही केस जो मैंने सवाल पहले पूछ लिया था कि मान लो जी करंट ईयर में लॉस है, करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस है, क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूं? बिल्कुल, क्या दिक्कत है, पिछले प्रॉफिट पड़े तो हैं। मैंने कहा करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं। इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट, मतलब कम है, मतलब हाँ, डिविडेंड ज्यादा है और अमाउंट क्या है, कम। बिल्कुल, लैंग्वेज पे आ जा, सिंपल। अपने को कोई इंग्लिश बाजी नहीं पड़ी, सिंपल लैंग्वेज में उतरा पहले। जब तक चीज नहीं पता ना, उसकी तय तक नहीं पता, ये सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। उसकी जड़ तक जा कि ये पॉइंट बना क्यों, लॉजिक बना क्यों। आपने कहा पहली बात, आउट ऑफ रिजर्व्स आप क्या दे सकते हो? मैं कहा जी बिल्कुल दे सकता हूं। मैं कहा ऐसे कौन से सिनारियो होंगे जहां पे आप आउट ऑफ रिजर्व में दोगे, मतलब रिजर्व्स को हाथ लगाओगे? मैं कहा जी दो केस होंगे, या तो करंट ईयर में क्या होगा, लॉस,
और या फिर दूसरा क्या हुआ, करंट ईयर में प्रॉफिट तो हैं बट उतने नहीं है जितने मैंने क्या देने हैं, डिविडेंड। तो मेरी नजरें किसकी ओर जा रही होंगी, इनको हाथ लगाते हैं। इधर से आ गया कौन, लॉ। लॉ का रूल नंबर कौन सा आ गया, कहता मेरी बात सुन ले, अगर तूने रिजर्व्स को हाथ लगाया रूल नंबर 3 एक्टिव हो जाएगा। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, तीन कंडीशंस, तीन कंडीशंस जो इतनी आसानी से पर्टिकुलरली अपन मन बनाकर बैठे थे कि हाँ जी हाँ डिविडेंड देना पड़ गया तो करंट ईयर में से ही, नहीं तो पिछले वाले दे देंगे। पिछले वालों में से देना इतना आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही तू रिजर्व्स को हाथ लगाएगा इमीडिएटली कौन एक्टिव हो जाएगा। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, तीन कंडीशन। फिर वही बात, इज देयर प्रोहिबिशन, इज देयर प्रोहिबिशन कि डिविडेंड नहीं देना, देयर इज रिस्ट्रिक्शन, देयर इज टू बी गिवन बाय द रूल नंबर। मैं मना नहीं कर रहा, अगर मैंने मना करना होता स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ऊपर वाले सोर्सेज में से वर्ड ही हटा देता, मैं सिर्फ क्या बोलता, करंट ईयर प्रॉफिट्स देना है तो दो, नहीं देना, बट पिछले रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाओगे। अगर सोर्स में वो वर्ड लिखा गया है दैट मीन्स रिजर्व्स यूज तो कर सकते हो, बट उसको यूज करने के लिए आपको कंप्लायंस किसका करवाना पड़ेगा, रूल नंबर। बट इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, कि सर देखो ऐसी आपदा कभी भी आ सकती है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी होता है कि हर बार आप लोग प्रॉफिट्स में होंगे, क्या पता करंट ईयर आप लॉसेस में हो। इफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर देयर इज क्या निकले, या क्या निकले, एब्सेंस। पहले तो इस चीज पे समझ पे आओ, क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट करोगे न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, मेरी इस पे अच्छी खासी चर्चा होगी, पर्टिकुलरली आज जितना हो गया और बाकी कल वाले पे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। और मैक्सिमम इस पे आता ही न्यूमेरिकल है, थियरी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें पता क्या आएगा, डिविडेंड की अमाउंट निकालना, कि बताओ जी फिर कितना डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि तुम नजरें किस पे लगा के बैठे हो, रिजर्व्स पे। और रिजर्व्स पे सारी अमाउंट तो नहीं यूज करने दूंगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी बैठी है। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग बताओ कौन सी एप्लीकेबल, कितनी अमाउंट दे सकते हो, दैट इज न्यूमेरिकल। मैंने क्या कहा, कहते जी देखो किसी भी साल ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर में प्रॉफिट ही नहीं है, या पर्टिकुलरली इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट होने का मतलब उतने नहीं है जितना मुझे डिविडेंड देना, बट अ कंपनी इंटेंड्स टू क्या कर रही है, डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द कि चल फिर एक काम करते हैं, पिछले साल के तो पड़े हैं उसमें से दे देते हैं। मैं कहा जी बेशक दो, कोई मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, दे सकते हो। बस फॉर विच हैव बीन ट्रांसफर टू कहां कर दिए गए थे, फ्री रिजर्व, कहां कर दिए गए थे। अब तुम्हारे लिए पहला वर्ड आता है जी फ्री रिजर्व, का मतलब क्या है। फ्री रिजर्व मीन्स, लिखो, फ्री रिजर्व मीन्स दोज रिजर्व्स which are freely available which are freely available for dividend distribution। सर फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व होते हैं जो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, किस पर्पस के लिए, फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ये फ्रीली अवेलेबल है। अब पॉइंट इज द कंपनी शेल, मैं मना नहीं कर रहा, बस एक काम कह रहा हूं, द कंपनी शेल कंप्लाई विद द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी, कि सीजी जो रूल्स क्या करेगी, प्रेस्क्राइब करेगी। ये बात पता है किसने बोली, सेक्शन में। और आपको पता है ये सारी प्रेस्क्रिप्शन कहाँ गिवन होती है, रूल्स में। अब ये तो बुक है ना पब्लिशर की, तो इन्होंने रूल्स साथ में अटैच कर दी। अगर कभी एक्ट पढ़ोगे ना, एक्ट में बस यहीं तक लिखा हुआ मिलेगा, ये अगला कंटेंट तुझे कहाँ मिलेगा, रूल्स अलग जाके ढूंढने पड़ेंगे। ये फायदा है, पर्टिकुलरली रूल्स साथ में गिवन है, कि पता तो है सर कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ सर इसमें है जी अपनी तीन कंडीशन, कि जब भी रिजर्व्स को आप लोग क्या करोगे, हाथ लगाओगे, तो आपको तीन कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, कंप्लाई करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको डिविडेंड देने दूंगा आउट ऑफ रिजर्व्स, नहीं हाथ लगाने दूंगा। पहला, पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन नंबर 1, किस चीज को लेकर? रेट। रेट माने परसेंटेज, कितना डिविडेंड देना अलाउड है। पढ़िए, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड, वर्ड इज शैल नॉट। व्हाट डू मीन बाय शैल नॉट एक्सीड? इससे ज्यादा देना अलाउड नहीं, कम दे। कम या उतना भी, उतना भी, उससे ज्यादा नहीं देना, उतना तो दे सकता हूं। दैट इज, ये वर्ड्स क्यों क्लियर करने जरूरी हैं? पेपर में याद तो रह जाएगा, बट ये याद नहीं रहता कि वहां पे लेस देन लिखा हुआ था, मोर देन लिखा हुआ था, इक्वल टू था, एटलीस्ट था, क्या था। शैल नॉट एक्सीड, इस रेट से ज्यादा देना अलाउड नहीं। अच्छा, कौन सा रेट? द एवरेज ऑफ, द वर्ड इज एवरेज ऑफ। एवरेज किसका? एवरेज ऑफ द रेट्स ऑफ, rates at which dividend was declared by the company in the immediately preceding 3 financial years। सर पिछले 3 साल में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया होगा ना, उन 3 साल की परसेंटेज का क्या निकालो? एवरेज। उस एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड देना आपको अलाउड नहीं। कंडीशन नंबर 1, मैंने सर पिछले 3 साल की मुझे डाटा गिवन था, मैंने 3 साल की एवरेज निकाली। अच्छा, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला 3 साल के डिविडेंड डिवाइड बाय 3। मेरे पास एवरेज कितनी निकल कर आई? 10%। कितनी आई? 10। कंपनी ये हालातों में इनएडिक्वेट है, ये लॉस है, कह रही 12%। मैं कहा 12% तो दे ही नहीं सकते, 12% तो दे ही नहीं सकते। कहते कारण क्या? सर आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं। कहता नहीं, या इनएडिक्वेट है। पहली बात जी, आप डिविडेंड कहां से दोगे? रिजर्व में से दोगे। करंट ईयर प्लस रिजर्व में, रिजर्व को तो हाथ लगाएगा ना, और जब रिजर्व को हाथ लगाएगा तो रूल नंबर 3, उसकी पहली कंडीशन ही क्या कहती है? पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा रेट देना अलाउड, हैंस 10%। ये तो कंप्लाई करना पड़ेगा। कहता चल ठीक है 10 दे देंगे। ना ना ना, रुक, अभी ये तो पहली कंडीशन है, अभी बाकी पड़ी है। ये तो भी रेट वाइज है कि 10% दे सकते हो, पर मैंने फाइनल थोड़ी करा। कंडीशन तीनों कंप्लाई करनी है, कोई एक नहीं। दूसरा, अच्छा, हाउ एवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग। कॉमन सेंस, जिन्होंने पिछले 3 साल में कभी डिविडेंड दिया ही नहीं। कहते जी फिर उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी? जब आपकी कंपनी ने पिछले 3 साल में कभी डिविडेंड दिया होगा, तभी एवरेज करोगे। अच्छा, व्हाट इन केस, ये तो आ गया इन ईच। इन ईच मतलब तीनों में नहीं दिया, तीनों में नहीं दिया, पिछले तीनों में नहीं दिया। मैं कह जी अगर 2 में दिया होता, अगर 2 में दिया होता तो? किसने कहा? इसने वर्ड क्या बोला? इसने वर्ड क्या बोला? अगर पिछले तीनों साल में डिविडेंड नहीं दिया होगा तो ये कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं। पिछले 3 में से 2 साल दिया होगा, पिछले 3 में से 1 साल दिया होगा। सर एवरेज निकालो, एवरेज निकालो। मैंने कब मना करा? मैंने वर्ड दोबारा बोलो, क्या लिखा हुआ है? इन ईच ऑफ। अगर तीनों साल में दिया होगा तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। मान लो 2 साल दिया, सर डिवाइड बाय 2। 1 साल दिया, बस उसी को बेस मान लो। मैंने कब मना करा? और मैंने तो ये कहा कि अगर तीनों साल दिया होगा तो तीनों की एवरेज, 2 साल दिया होगा 2 की एवरेज, 1 होगा तो 1, कंडीशन लगेगी जी। मैंने माफ कब करा? कंडीशन कब नहीं लगेगी? जब तीनों साल में तुमने डिविडेंड कभी दिया ही नहीं। हैंस कंडीशन नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल। नाउ चल, कहते हैं ये तो हो गया परसेंटेज वाइज, छोड़। अब बताओ जी, अमाउंट ड्रॉन कितनी होगी? पैसों की बात आ गई, वो तो परसेंटेज की बात थी। अब किसकी बात आ गई? पैसों की। कि जी कितना पैसा निकलवा सकते हैं, कि ये भी तो क्लैरिटी प्रोवाइड कर दो। अमाउंट टू बी ड्रॉन, अमाउंट टू बी कहां से? रिजर्व। कहां से? रिजर्व। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व शैल नॉट, वर्ड क्या लिखा है इस पे भी? मतलब हर जगह क्या बता रहा है? मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। इतनी, कहते जी कितनी? 1/10। 1/10 ऑफ द किसका? सम ऑफ इट्स, सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल या पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल? फर्क है दोनों में।
इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, क्योंकि मैंने वर्ड क्या बोला, पेड अप शेयर कैपिटल विच इंक्लूड्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होने चाहिए। जितने तेरे फ्री रिजर्व होते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व, विच आर फ्रीली अवेलेबल, विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर उनको यूज करना और उनका टोटल लो, उनका टोटल लो, उसका 1/10, उसका एग्जाम्पल। इक्विटी है जी 80 लाख, इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस है 60 लाख, प्रेफरेंस कितनी है 80 प्लस 60, 1 करोड़ 40 लाख, और जर्नल रिजर्व है 20 लाख, फ्री रिजर्व कितने 20 लाख, कितना हुआ 1 करोड़ 60 लाख। सर अमाउंट टू बी ड्रॉन 16 लाख, क्या 16, हाँ सर, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इनका जो एग्रीगेट आएगा उसका 1/10, उसका 1/10, दैट कैन बी ड्रॉन, दैट कैन बी मैक्सिमम ड्रॉन। अच्छा, डू आई मीन 16 लाख रुपए निकलवाने ही निकलवाने, या निकलवा सकते हैं? अच्छा, अगर मुझे चाहिए ही मान लो 10 लाख है, बढ़िया है, फिर तो लॉ तुझे कितना कह रहा है 16 लाख, तेरे को तो चाहिए ही कितना 10, फिर तो उतना ही निकलवाएगा, फिर तो उतना ही निकलवाएगा, कॉमन सेंस। नाउ सर वर्ड इज, और वो भी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस, कि जो तुम्हारी ये लेटेस्ट ऑडिटेड पिछले साल वाली है ना, इसके मुताबिक बता पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, इसके मुताबिक बता तेरे फ्री रिजर्व कितने थे, जितने होंगे, जितने होंगे, मतलब इसको अगर मैं लिखूं, पीयूसी प्लस एफआर 1/10 ऑफ पीयूसी अमाउंट विड्रॉन इज इक्वल टू, अमाउंट विड्रॉन इज इक्वल टू, और कहीं मेंशन कर लेना, पेड अप शेयर का मतलब क्या है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, दोनों, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। नाउ अच्छा, जैसे ही मैं पैसा निकलवा के बाहर आ रहा था, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहता कहाँ जा रहा है, मैं कहा जी आपने तो कहा था अमाउंट ड्रॉ कर लो रिजर्व में से, और मैंने एज पर लिमिट तो निकाल लिया अमाउंट 16 लाख रुपए। कहता वेट, इसी के साथ एक बेसिक कंडीशन है जो आपने पीछे भी पढ़ी थी, तुम ताजा ताजा किसमें आए, प्रॉफिट्स में, पहले तेरे क्या बोल रहे थे, लॉसेस, मैंने क्या करवाया था, सेट ऑफ, क्या करवाया था, ना भी ना, पहले पुराना सेटल कर, पहले पुराने लॉसेस सारे सारे क्या कर, सेट ऑफ। इस केस में ये सेकंड वाले के साथ ही है, सेकंड वाले के साथ ही कंडीशन है, कहते जितनी भी अमाउंट निकलवाओगे, जितनी भी अमाउंट, कितनी एलिजिबल आ रही थी, एग्जाम्पल 16 लाख, क्या समझ आया 16 कैसे, इक्विटी कितनी थी 80 लाख, प्रेफरेंस कितना था 60, और 20 लाख के क्या थे जनरल रिजर्व, 1 करोड़ 60 लाख का कितना हुआ, 10% आपका 16 लाख। मैं जैसे ही बाहर निकाल के आ ही रहा था, इन्होंने रोक लिया, कहते कहाँ जा रहा है, मैं कहा जी डिविडेंड बांट रहे हैं। रुक रुक, तेरे करंट ईयर में इनएडिक्वेट प्रॉफिट थे या लॉस था, क्योंकि सीन दो थे यहाँ पे, रिजर्व में तुम क्यों जाओगे, दो ही केस हैं, या तो इनएडिक्वेट होंगे या, कहता जी इनएडिक्वेट थे, अच्छा लो प्रॉफिट तो थे, जा 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 बांट दे, जो तेरी कमिटमेंट कर ले पूरी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछा करंट ईयर में प्रॉफिट थे, कहता ना जी करंट ईयर में तो लॉस था। रुक रुक नहीं रुक, कितने निकाल के लेके आए, 16 लाख, करंट ईयर का लॉस कितना था, कहता है 6 लाख, 16 नहीं, 16 में से 6 पहले क्या कर, लॉस सेट ऑफ कर, पहले हालात सुधार, हालात सुधारेगा, कितना बचा, जब बांट रहे, पर पहले क्लीन रिकॉर्ड तो कर। पर ये सिनारी, ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी, हम्म, अगर करंट ईयर में क्या होंगे, क्योंकि अगर इनएडिक्वेट होंगे, प्रॉफिट तो था, ले जा भाई, जितने पैसे लेके ना ले जा, पर मैं तुझे क्या कह रहा हूं कि अगर करंट ईयर में क्या निकला, लॉस, जितना भी तू निकलवाएगा, दोबारा जितना भी निकलवाएगा, सारा का सारा डिविडेंड नहीं बांट दूंगा, उसमें से पहले क्या सेट ऑफ कर, लॉस, द अमाउंट सो ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व shall first be यूटिलाइज्ड
टू सेट ऑफ द लॉसेस इंकर्ड इन द, जिसमें डिविडेंड क्या किया जा रहा है, पहले हालात तो सुधार ले, वो तो तुमसे करे नहीं जा रहे, तू चला डिविडेंड बांट रहे, और फिर वही बात मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बस करने नहीं दे रहा, एक ही बात है कि अल्टीमेटली मेरा क्लीन रिकॉर्ड कर दे भाई, ले जा वैसे, मेरे को क्या। पर पहले इसको लिख साइड पे, अगर, लिखो साइड पे, नोट बनाओ, इसी के सामने लिखना थोड़ा टाइटली, अगर सी एफ वाई दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर, थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, अगर सी एफ वाई करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस होगा, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस होगा, तो जो अमाउंट निकालेंगे, तो जो अमाउंट निकालेंगे उसमें से, जो अमाउंट निकालेंगे उसमें से सबसे पहले लॉस सेट ऑफ करना होगा, जो अमाउंट निकालेंगे उसमें से सबसे पहले लॉस सेट ऑफ करना होगा। पर अगेन बात, ये एप्लीकेबल ही कब होगा, जब करंट ईयर में क्या होगा, लॉस। मतलब अगर मैं कह दूं करंट ईयर में इनएडिक्वेट थे, पर थे तो थे, प्रॉफिट तो थे, ये नहीं लगेगी। अब सुन ले तीसरी कंडीशन लास्ट, इसका न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे प्रॉपर वे से, पर पहले आज यहां तक समझना। अब तीसरी कंडीशन पढ़ियो क्या लिखी हुई है, बैलेंस ऑफ रिजर्व। अब ये किसकी बात कर रहा है, जो निकलवाया, जो बच गया, जो बचा, जो बचा। ये थी जी कंडीशन नंबर 2, और ये है मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन नंबर 3। उसका कारण ये अभी पता नहीं ना, बीच वाली लगेगी नहीं लगेगी, डिपेंड्स अपॉन इनएडिक्वेट है या लॉसेस है। कहता बैलेंस ऑफ रिजर्व पे सुन लो, निकलवाने के बाद, अब एज पर माई एग्जांपल, हमने कितने पैसे निकलवाए, 16, पर दो अलग अलग केस हैं। अगर इनएडिक्वेट थे और लॉसेस का सीन था, दो याद रखना, क्योंकि जब तुम लॉसेस वाला सीन कह रहे थे, निकलवाया कितना था, 16, पर सर जी मुझे 16 थोड़ी मिला, 16 में से 6 लाख तो कौन खा गया, लॉस, मेरे को डिविडेंड के नाम से कितना मिला, 10। तो आपसे अगर पूछा जाए इस वाली कंडीशन के अंदर बैलेंस ऑफ रिजर्व, आपको पहले ये देखना पड़ेगा मैंने निकलवाया कितना, और निकलवाया मतलब ये नहीं कितना निकलवाया, डिविडेंड के नाम से कितना मिला, दैट इज द पॉइंट। अब जब तुमने कहा था कि प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, प्रॉफिट्स तूने भाई 16 निकलवाया, 16 का 16 किस नाम से मिला, डिविडेंड की, जा बांट लो, समझो पॉइंट। अच्छा एक एग्जांपल मैंने इससे पहले दी थी, लॉस नहीं है, इनएडिक्वेट, लॉस नहीं है, इनएडिक्वेट, क्या 16 लाख मेंडेशन है निकलवाने, जितना तुझे चाहिए, जितना तुझे, मैंने कहा सर मेरी इक्विटी कितनी थी, 80 लाख, मैंने 80 लाख का 15% देना है, कितना देना है, 15 8 120, 12 लाख रुपए देना है, कितना देना है, समझ पा रहे हो भाइयों, चले आगे, 80 लाख का 15% कितना देना है, 12। मैं कहा जी मेरे पास 4 लाख रुपए का जुगाड़ तो है, मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट इतने तो हैं मेरे पास, 4 लाख रुपए तो पड़े, वट यू नीड, वट यू नीड, 8 लाख, मैंने कमिटमेंट कितने की करी, 12, मेरे पास कितने पड़े हैं, कौन सा सिनारियो हुआ, इनएडिक्वेट, कितना पड़ा है, 4, कितना चाहिए तुझे, 8, तेरी नजरें किस पे होंगी, रिजल्ट्स। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, जिसने क्या कहा, मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी निकलवा सकते हो, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो मेरे मुताबिक कितना आ रहा था, 16। डू यू नीड 16 लाख, कितना चाहिए, तो भाई निकलवाया ही कितने, 8। तो जब मैं ये कंडीशन में जाऊंगा कि बैलेंस ऑफ रिजर्व बताओ जी कितना है, 16 माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा, जब मैंने निकलवाया ही 8 है। सो वर्ड एक पे रहना, डिविडेंड के नाम से कितना निकलवाया, अगला बहानेबाजी करेगा, सर आपको इतना अलाउड था, यार अलाउड था,
निकलवाया थोड़ी है, निकाला तो मैंने कितना है, 8 ही है। या जैसे केस नंबर 2, मैं लेकर तो कितने आ रहा था, 16, लेकर कितने आ रहा था, बट 16 में से 6 लाख तो कौन खा गया, करंट ईयर का लॉस खा गया, मेरे को कितना मिला। तो यहां पे बैलेंस ऑफ रिजर्व निकालते टाइम टोटल रिजर्व में से माइनस कितना करूंगा, 10 करूंगा। मैंने डिविडेंड के नाम से कितना निकाला, 10। ये पॉइंट। अब कंडीशन सुन, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच ड्रॉल, यहां बात आएगी ना, आफ्टर सच ड्रॉल निकालने के बाद, शैल नॉट फॉल बिलो, किसका बैलेंस, रिजर्व, किसका बैलेंस निकालने के बाद, शैल नॉट फॉल बिलो किसका, 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। मेरी एग्जांपल, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी, 80 प्लस 60, 140, 140 का, 1 करोड़ 40 का, तेरा 15% कितना हुआ, 21 लाख, कितना हुआ, 21 लाख। ये बचा होना चाहिए। अगर नहीं बच रहा ना, मैं नहीं पैसे निकालने दूंगा, मैं निकाल ही नहीं दूंगा। मैंने क्या बोला, अमाउंट निकालने के बाद जो बचेगा ना, जो बचेगा, वो जो बचेगा वो पेड अप कैपिटल का कम से कम 15% के बराबर होना चाहिए। ज्यादा बचे बहुत बढ़िया, बट कम से कम कितना बचे, 15। अगर मेरी कंडीशन मैटर नहीं हुई, मैं नहीं लागू करूंगा। अब मेरी वाली एग्जांपल में तो रिजर्व ही बड़े छोटे थे, 20 लाख। अब जो एग्जांपल आप कल बनाएंगे, प्रॉपर न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसमें रिजर्व भी अच्छे खासे होंगे। फिर चेक करके बताना अल्टीमेटली आपकी लिमिट क्या बनती है, आप दे सकते हो या नहीं। सो देर आर 3 कंडीशन, और आई कैन से 3+1, क्योंकि सेकंड वाले में एक्स्ट्रा थी। 3 कंडीशन में, नंबर 1 इज रेट, नंबर 2 इज अमाउंट। बट जैसे ही अमाउंट विड्रॉ करोगे और करंट ईयर में क्या निकला, लॉस, तो पहले वो क्या होएगा, सेट ऑफ। और तीसरी कंडीशन क्या थी, बैलेंस ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व्स का बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू, या वर्ड कहते हैं नॉट लेस देन, इससे कम, नॉट लेस देन 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। और ये कंडीशन, ये रूल नंबर 3 किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सर, कंप्लायंस ऑफ रूल नंबर 3 इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी, पार्टली बाय सीजी और पार्टली बाय, जिसको वर्ड बोलने क्या, 100% गवर्नमेंट कंपनी। वैसे एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए कितना चाहिए, 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ये किसके ऊपर एग्जाम्पशन है, सारी गवर्नमेंट कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी जो 100% गवर्नमेंट कंपनी है उनके ऊपर रूल नंबर 3 एप्लीकेबल। अब जैसे मान लो आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड, उसमें 60% होल्ड सीजी का है, क्या रूल 3 लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। माफ किनको है, अगर 100% गवर्नमेंट कंपनी होगी उनको रूल 3 नहीं लगेगा। उल्टा अगर आप कह रहे हो गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या चाहिए, 51%। बट मैंने सबको थोड़ी माफ करा, सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, 100। ये कंटेंट। अब इसको यहां तक अभी जस्ट एक बेसिक दे रहा हूं, कल कल इसी को पहले डबल पॉलिश करेंगे, न्यूमेरिकल मेरे सामने सॉल्व कर, तुमसे ही पूछूंगा जवाब, बता जी, लिमिट ऑरली चलेंगे कि कर कैलकुलेट कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। हुआ क्लियर। तो ये अपना लेक्चर नंबर 2। अब नाउ आपकी रेलगाड़ी चलती जाएगी, बैक टू बैक कंटेंट अपना अब डे बाय डे मिलता रहेगा। इज दैट क्लियर, चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।